हेलो, वेलकम टू द चैनल। हम पार्टनरशिप एक्ट की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। फर्स्ट 2 वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होती है, कब करने की ज़रूरत पड़ती है और इसे कैसे किया जाता है। सेकंड वीडियो में हमने जाना कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनर्स का रिलेशंस टू वन अनदर एंड टूवर्ड्स द फर्म, मतलब कि उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या है पार्टनर्स की एक दूसरे की तरफ एंड टूवर्ड्स द फर्म। तो ये सेक्शंस कवर्ड होंगे इसमें सेक्शन 9 से सेक्शन 17 तक, और ये है चैप्टर 3 ऑफ द बेयर एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 बात करता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। जब भी आप कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये जनरल ड्यूटीज़ हैं जो कि 4 है इन टोटल। ये बहुत ही कॉमन सेंस के हिसाब से ही एक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे पहला तो ये है कि हर पार्टनर को काम करना है टूवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब कि बिज़नेस क्यों बनाया है, बिज़नेस यही तो बनाया है कि बिज़नेस बड़ा हो, बिज़नेस की कमाई हो, बिज़नेस से कमाई आए, अच्छा चले, प्रॉफिट्स आएंगे तब वो बाकी सब पार्टनर्स में वो डिवाइड होएंगे। अल्टीमेटली बिज़नेस का अच्छा होना चाहिए। तो हर पार्टनर के जो एक्शंस होने चाहिए, जो भी उन्होंने काम करना है, वो टूवर्ड्स दी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज अचीव करने के लिए करना है, ना कि अपने सेल्फिश मोटिव के लिए या अपने सेल्फिश पर्सनल प्रॉफिट के लिए। सेकंड, हर पार्टनर को जस्ट एंड फेथफुल रहना है टूवर्ड्स ईच अदर। ये भी बहुत बेसिक सी बात है। थर्ड, जो ट्रू अकाउंट्स है फर्म की, पार्टनरशिप की, बिजनेस की, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंट्स की पोजीशन हर किसी को एक्सेसिबल हो। एंड फोर्थ इज़ कि जो भी सिनेरियोज़ हैं, अभी जो भी चैलेंजेस या जो भी करंट सिचुएशन में बिज़नेस फेस कर रही है, उन सब की जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन हर पार्टनर को हो। ये ना हो कि कुछ लोगों को पता है पार्टनर्स को एंड दे आर एक्टिंग अपॉन इट, और कुछ लोग बिल्कुल ही ऑब्लिवियस हैं कि भाई क्या सप्लायर है, कौन सी कहाँ पे इन्वेंट्री अटकी हुई है, किसका अभी उधार बाकी है। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी फुल इन्फॉर्मेशन हर किसी को हो। अब आ जाते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टनर ने फ्रॉड कमिट करा और उससे फर्म का नुकसान हुआ, फर्म के बिजनेस को नुकसान हुआ, जो फर्म की तरफ आता हुआ जो उसका फ़ायदा था वो नुकसान हुआ उसका, तो वही पार्टनर उस फर्म को उस लॉस के लिए इंडेमनीफाई करेगा, मतलब कि कंपेंसेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी पार्टनर्स जो कि ऑफ कोर्स इन्वॉल्व नहीं हैं, वो इनोसेंट हैं और उनकी पर्सनल पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला। ये जो जिसने फ्रॉड कमिट करा है, इसी पार्टनर को अपनी पर्सनल पॉकेट से फ्रॉम हिज ओन पॉकेट उसको ये भरपाई करनी होगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 बोलता है कि पार्टनर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बना के अपनी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को, लाइबिलिटीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। एंड इसका यहाँ पे बहुत वर्ड आता है, दे मे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कि वॉलंटरी, मतलब वॉल्यूशन पे है ये, दिस इज़ नॉट अ मैंडेट। एक और चीज़ इसमें गौर करने वाली बात ये है कि सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप किसी को भी कोई ट्रेड या बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, कोई अग्रीमेंट बना के। और ऐसा कोई अग्रीमेंट बनेगा तो वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में जो आपने ये सेक्शन 11 के तहत आपने जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसमें आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो। ये यहाँ भी मे वर्ड आएगा, यहाँ भी मे वर्ड आता है कि आप इसे ऐड कर सकते हो और ये कंडीशन डलवा सकते हो कि जब तक कोई एक पार्टनर इस पार्टनरशिप, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में हिस्सेदार है, तब तक वो कोई और बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, ये किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर वो पार्टनर अगर कहीं और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होगा तो उसका ध्यान इस पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो वो इफेक्ट करेगा बिजनेस को एंड पूरी वर्किंग एंड फंक्शनिंग को। सो दिस इज़ द रीज़न। तो हम आते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 बात करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये बोलता है, एंड यहाँ पे समझ लेते हैं, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 तक की जितनी भी बातें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट की ही चलेंगी बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी जस्ट हमने सीखा है सेक्शन 11 में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसमें इन्हीं बातों के ऑपोजिट में कुछ लिखा है या कुछ वेरिएशन में कुछ लिखा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो करोगे। तो बेसिकली 12 से लेके 17 सेक्शन तक की जो बातें हैं, उसके लिए आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को देखो, वहाँ से वो सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, वही अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इन सब बातों के रिगार्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ बात नहीं दी हुई है, कोई चीज़ साइलेंट है या कोई चीज़ अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी डिसएग्रीमेंट निकल के आ रहा है, तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट इन सेक्शंस की बातों को फॉलो करोगे। तो सेक्शन 12 ये कहता है, पहली बात कि हर पार्टनर को राइट है टू टेक पार्ट इन दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि टू पार्टिसिपेट इन दी परफॉर्मिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है। सेकेंड, अब राइट है लेकिन साथ ही साथ ड्यूटी है
पहली बात, किसी को रोकना नहीं है, हर पार्टनर का राइट है, अगर वो पार्टनर है तो आप उसे रोक नहीं सकते इन दी परफॉर्मिंग ऑफ द बिजनेस में। सेकेंड, अब राइट है और कोई ड्यूटी से बचना चाहे तो वो भी नहीं, हर पार्टनर को डिलीजेंटली अपनी वो ड्यूटी जो भी जिसका जो भी रोल है कि इसको हमने ये पार्टनर ये देखेगा, ये पार्टनर क्लाइंट से मीटिंग करेगा, ये पार्टनर क्रेडिट के लिए बात करेगा, ये पार्टनर फंड से इकट्ठा करेगा, जो भी जिस पार्टनर का जो भी रोल होएगा वो डिलीजेंटली अटेंड करेगा उस रोल को। थर्ड पॉइंट है इसमें कि ऑर्डिनरी मैटर्स अगर जो भी हैं, जो नॉर्मल डिसएग्रीमेंट हो जाता है या नॉर्मल जो फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की कंसेंट से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें एक बात ये ज़रूरी है कि हर पार्टनर को राइट मिलना, हर पार्टनर का से होना चाहिए, हर पार्टनर अपना ओपिनियन देगा, हर पार्टनर से पूछना है। और जहाँ पे मेजर डिसीजंस हो गए जो नेचर ऑफ द बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस जो हो गए, वहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हर पार्टनर के कंसेंट को पूछा जाएगा एंड यूनानिमसली, मतलब कि बेसिकली सारे पार्टनर्स के डिसीजन के हिसाब से एक यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है सेक्शन 12 में कि हर पार्टनर को एक्सेस है कि वो ट्रू कॉपी ऑफ द अकाउंट्स को एक्सेस कर पाए और उसकी कॉपी वो रखना चाहे तो वो रख सके। अब आते हैं सेक्शन 13 पे। इसमें 6 सब सेक्शंस है, ए से लेके एफ तक, तो आइए इसको समझते हैं। 13A बोलता है कि किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं होता है। पार्टनर्स के कमाने का जरिया क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म ने जो पैसे कमाए हैं, जो प्रॉफिट्स कमाए हैं फर्म ने, वही पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होता है ये बताता है 13B। बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, लेकिन अगर वो नहीं लिखा है या कुछ भी एम्बिग्विटी आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट का 13 सबसेक्शन B लगेगा, जो ये कहता है कि पार्टनर्स फिर इक्वली शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स है ABCD, तो हर एक का कुछ भी वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल ही हो, 25% ही हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक का 25, एक का 21, जो भी उनको करना है वैसे कर सकते हैं। 25 भी कर सकते हैं, जो भी लिखा होगा। लेकिन अगर उसमें नहीं लिखा है कुछ, तो बाय डिफ़ॉल्ट 13B अप्लाई होगा, जो एक्चुअली इक्वली रेशियो में कर देगा। वो ये कह देगा कि 25% ईच सबको बटेगा। और सेम चीज़ जाती है लॉसेस के लिए भी। लॉसेस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट लॉसेस शेयरिंग रेशियो लिखा होगा। नहीं लिखा होता है तो ये मान लिया जाता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा उससे में लॉसेस शेयर हो जाएंगे। लेकिन सेम चीज़, अब अगर लॉसेस प्रॉफिट भी नहीं लिखा तो प्रॉफिट का, जैसे हमने यहाँ पे समझ लिया कि इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होएगा, तो लॉसेस का भी इक्वल शेयरिंग लॉसेस शेयर रेशियो होगा। अब आ जाते हैं 13C पे। 13C कहता है कि जो पार्टनर्स ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा है फर्म में, तो उससे जो उनको रिटर्न बैक आएगा, जो वो प्रॉफिट्स के फॉर्म में वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। लेकिन उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसका इंटरेस्ट भी तो आएगा, वो इंटरेस्ट उनको उस प्रॉफिट्स में से ही निकाल के दिया जाएगा। इसी बात से 13D समझ लेते हैं। 13D बोलता है कि अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के अलावा कुछ एडवांस पेमेंट भी कर रखी है या कुछ एडवांस भी दे रखा है फर्म को, उस कैपिटल में एक्स्ट्रा पैसे भी दे रखे हैं, तो उस पैसे का भी जो रिटर्न आएगा वो प्रॉफिट्स में से निकाला जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट आएगा इस एडवांस पैसे का, वो फिक्स्ड 6% पे उस पार्टनर को मिलेगा। जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो तो उस हिसाब से उसको मिल जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन ये वाला अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ये इसको 6% पे मिलेगा, फिक्स्ड है ये परसेंट। 5th पॉइंट पर आ जाते हैं। 13E ये बोलता है कि एक पार्टनर, अब यहाँ पे फर्म को पार्टनर को इंडेमनीफाई करना है 2 सिचुएशंस में। अगर पार्टनर ने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल ऑपरेशंस, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में कोई पेमेंट करा है आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, और दूसरा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें कि कोई एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी भी जो उस टाइम पे उसको सही लगता वो एक्शन लेता, वही एक्शन उस पार्टनर ने अगर उस इमरजेंसी सिचुएशन में ले लिया, क्योंकि भाई उसके पास टाइम नहीं था कि आप सबसे कंसेंट ले पाएँ, बाकी पार्टनर्स को रीच आउट कर पाएँ, वो सिचुएशन वो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो बिल्कुल टाइम नहीं होगा उसमें कुछ भी और सॉल्यूशन निकालने का। तो वो करने में कोई अगर नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फर्म इंडेमनीफाई करेगी, फर्म कंपनसेट करेगी उस पार्टनर का नुकसान उठाने का खर्चे को, लॉस को। और इसका लास्ट पॉइंट 13F ये कहता है कि पार्टनर ने अगर विलफुली निगलेक्ट करा है अपनी ड्यूटी को करने से,
इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस की तरफ, तो पार्टनर, उससे जो लॉस होएगा फर्म को, पार्टनर वो इंडेमनीफाई करेगा। तो दो बातें आप समझ ली, सेक्शन 10 में पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को अगर उसने फ्रॉड कमिट करा है फर्म और फर्म को लॉस हुआ है। 13 FA कहता है कि पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को अगर उसने विलफुली निगलेक्ट करा है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस को करने से। अब सेक्शन 14 पर आ जाते हैं। सेक्शन 14 बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब फर्म की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? पहला, जो सारे पार्टनर्स अपना अपना कुछ पर्सनल सामान लेकर आए हैं और उन्होंने एक कॉमन पूल में, कॉमन स्टॉक में उसको डाल दिया है, और इस तरीके से कि ये अब सामान जो हमारा अपना अपना है ये अब फर्म ऑफ द प्रॉपर्टी कहलाएगा और ये अब फर्म के लिए यूज़ होएगा, फर्म में एज अ रिसोर्स यूज़ होएगा। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा हो गया कि अगर आपने फर्म के लिए आपने ख़रीदा है या फर्म के पैसे से ख़रीदा है तो वो चीज़ फर्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एंड थर्ड इज़ गुडविल। गुडविल भी फर्म की प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन जैसे भी हमने समझा कि फर्म की प्रॉपर्टी से कि फर्म के पैसे से हमने कुछ ख़रीदा फर्म के लिए तो फर्म की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सही है, अनलेस कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ कॉन्ट्ररी कुछ इंटरप्रिटेशन है ऐसा, या कुछ कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट ऐसा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो फॉलो होगा। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि फर्म के पैसे से जो सामान फर्म के लिए लिया गया है प्रॉपर्टी, वो फर्म की प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। सेक्शन 15 भी इसी के एक्सटेंशन में बात करता है कि जो प्रॉपर्टी फर्म के लिए ख़रीदी गई है, हर पार्टनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसी चीज़ के लिए ही उसको यूज़ करेगा, एक्सक्लूसिवली वो प्रॉपर्टी उस फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज़ होगी। अब सेक्शन 16 पर आ जाते हैं। सेक्शन 16 ये बोलता है कि जहाँ पे अगर पार्टनर्स ने पर्सनल प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो दो बातें, जहाँ पे उसने पर्सनल प्रॉफिट्स कमाए हैं फर्म का नाम यूज़ करके, फर्म का कोई ट्रांजैक्शन से उसको फ़ायदा हुआ है, फर्म के कनेक्शन से उसको जो फ़ायदा हुआ है, या फिर फर्म के नाम से उसने जो फ़ायदा लिया है, तो वो जो फ़ायदा है, वो जो प्रॉफिट है, वो फर्म के नाम पे अकाउंट करना पड़ेगा पार्टनर को। मतलब उसने तब तो अपना ले लिया पर वो फर्म के अकाउंट में जाएगा, तो वो अब उसको वहाँ उसको दिखाना पड़ेगा। अब सेक्शन 16 का सबसेक्शन B समझते हैं। ये कहता है कि जहाँ पे पार्टनर ने कोई अगर सेम नेचर का ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया है एज सेम एज दी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो अकाउंटेबल होंगे इस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के लिए। लेकिन अभी हमने सेक्शन 11 में क्या पढ़ा था कि पार्टनर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उससे वो एक कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं कि हम रोक रहे हैं किसी भी पार्टनर को कोई भी और बिजनेस करने से, जिससे कि उसका ध्यान डाइवर्ट ना हो, सारा उसका एनर्जी एंड रिसोर्सेज सब कुछ यहीं पे लगे। रोक सकते हैं, मतलब देयर वाज अ वर्ड मे। तो अगर रोक दिया, कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, तो ये तो सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा 16B। लेकिन अगर नहीं रोका, कोई बिजनेस हो सकता है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, वो भी तब अगर सिमिलर नेचर का ही बिजनेस है। ट्रैवल एजेंसी की फर्म है एग्जिस्टिंग, अपनी एक और ट्रैवल एजेंसी की फर्म सेपरेट खोल ली, तो ये अप्लाई होगा। लेकिन कोई और बिजनेस खोल लिया, मे बी सम ग्रोसरी कुछ ग्रोसरी बिजनेस का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो ये सेक्शन 16 भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं है ना। अब आ जाते हैं सेक्शन 17 पे। ये बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ये 3 बातें करता है कि आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, मतलब कि अगर फर्म में कोई एडिशन या डिलीशन ऑफ पार्टनर्स होता है, जो हम आगे के सेक्शन से पढ़ेंगे, और इसको बोलेंगे कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनके वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगे, वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगी जो उनकी उस दिन तक भी थी बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, और सेम रहेंगी एज़ फार एज पॉसिबल। बेसिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ तक भी पॉसिबल हो पाएगा सेम रहेंगी, नए से बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनकी आगे भी कंटिन्यू करेंगी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में भी। सेक्शन 17 का सबसेक्शन B समझते हैं। यहाँ पे अगर एक पार्टनरशिप फर्म जो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनाई गई थी, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए बनाई गई थी, अब 5 साल ओवर हो गए, तो पार्टनर्स अगर डिसाइड करते हैं उस पार्टनरशिप फर्म को और एक्सटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे भी सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होंगी पार्टनर्स की वो सेम ही रहेंगी जैसे अभी तक पहले थी। लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि पार्टनरशिप एट विल का स्कोप आपको देना है। मतलब अब उसके बाद कोई छोड़ के जाना चाहे तो आपको वो अलाउ करना है, और जो रह गए उसमें आपने पुराने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ही कंटिन्यू करेंगी। थर्ड पॉइंट हो गया 17 सबसेक्शन C, ये हो गया कि अगर एडिशनल अंडरटेकिंग से एडिशनल एडवेंचर्स लेने पड़े फर्म को, जो पहला रीज़न था अंडरटेकिंग था फर्म का जिस वजह से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अब उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ बढ़ा रहे हो,
तो वो अंडरटेकिंग जो भी एक्स्ट्रा बिजनेस होगा, आपका नया बिजनेस होगा, उसमें उसके लिए भी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की वो सेम रहेंगी जैसे पहले थी। तो मतलब बेसिकली इन 3 सिचुएशंस में कहने वाली बात ये है कि जो उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की वो सेम रहेंगी नए वाले सिनेरियो में भी जैसे कि पुरानी थी, पर अलग अलग तीनों में अलग अलग एक कंडीशन दी गई है या एक सिचुएशन दी गई है। तो इस वीडियो में हमने सारे सेक्शन समझे 9 से लेकर 17 तक। इस पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में हम सारे केस लॉज समझेंगे, सारे रेलिवेंट केस लॉज हम समझेंगे। आई थिंक 5 to 6 केस लॉज हैं समझने के लिए, तो वो थोड़ी ये लंबी वीडियो ना हो जाए, इस वजह से आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू 2। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड सी यू सून। थैंक यू।